सुप्रभात एमपी में हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले चर्चा करेंगे बजट को लेकर। दिल्ली से बड़ी जानकारी कि आज आम बजट पेश किया जाना है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बार भी ये बजट पेपरलेस होने वाला है। करीब सुबह 10 बजे का समय होगा जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश किया जाएगा। आज पूरे ही देश की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई क्योंकि कई सारी उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हुई हैं। कोरोना के बाद साथ ही साथ अमृतकाल, जिसे लगातार केंद्र सरकार नाम देती रही, कितना खास इस बार ये बजट होगा ये देखने वाली बात होगी। सुबह 10 बजे का इंतजार जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में ये बजट पेश करेंगी। तो आज आम बजट आएगा और इस बार भी खास बात ये कि आम बजट पेपरलेस होगा। जिस तरह से पिछली बार डिजिटल इंडिया का उदाहरण देते हुए इसे पेपरलेस रखा गया था, इस बार भी उसी तरह की तस्वीरें सामने आएगी। तो नए साल में केंद्रीय बजट का वक्त आ चला है और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट को लेकर जहां सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हैं, वहीं आम लोगों की भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। रिपोर्ट देखिए। बजट में किसको क्या मिलेगा, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। लेकिन आम आदमी हो या किसान, युवा हो या महिला या मिडिल क्लास, सभी की अपनी उम्मीदें हैं। तो कारोबार भी कारोबार की सुगमता के लिए वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले ये मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस कारण भी लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में कोविड से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की रिकवरी पर फोकस किया था, तो इस बार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने पर फोकस हो सकता है। जानकार बताते हैं कि बजट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर जाता दिखेगा। महंगाई और बढ़ता व्यापार घाटा की चुनौती से निपटने पर बजट में फोकस दिख सकता है। रोजगार के घटते अवसर सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए बजट में स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़े फैसले के साथ इकोनॉमी की रीढ़ सूक्ष्म, छोटे और मध्य उद्योग यानी MSME को मजबूती देने पर फोकस हो सकता है। कोरोना से आहत कारोबारियों को पिछले बजट में काफी राहत मिली, तो इस बार मिडिल क्लास सरकार से वैसी ही बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार के बजट 2023-24 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। इस बार 2.5 लाख की लिमिट को 5 लाख किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपकी सालाना इनकम 5 लाख तक होने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा अभी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम वालों को ITR फाइल करना जरूरी होता है। इसके बाद ये लिमिट 5 लाख हो जाएगी। एक्सपर्ट के अनुसार इस बार सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर सकती है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट 25,000 से बढ़ाकर 50,000 की जा सकती है। सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर मिलने वाली टैक्स छूट को भी सरकार बढ़ा सकती है। इसके तहत मिलने वाली छूट को दोगुना किया जा सकता है। देश के आम बजट का महिलाओं को खासा इंतजार रहता है, क्योंकि अधिकतर परिवारों का बजट महिलाएं संभालती हैं। रसोई गैस का बढ़ता खर्च, महंगे खाद्य तेल, आटे की बढ़ती कीमतों ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। जाहिर है महिलाएं सरकार से उम्मीद कर रही हैं कि सरकार ऐसा बजट पेश करे ताकि उनकी रसोई में रौनक बरकरार रहे। रसोई घर से हटकर बात की जाए तो आधी आबादी को उम्मीद है कि इस बजट में बिजनेस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। युवाओं को उम्मीद है कि सरकार बेरोजगारी से पार पाने के ठोस उपाय करेगी, जिससे आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के बेहतर मौके मिल सके। इसके अलावा न्यूनतम वेतन को लेकर भी सरकार से युवाओं ने उम्मीदें पाल रखी हैं।
किसानों की मांग है कि खाद बीज पर सब्सिडी बढ़ाई जाए ताकि खेती की लागत कम हो सके। इसके अलावा जैविक खाद के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार इस पर सब्सिडी प्रदान करे। इसके अलावा सिंचाई के लिए सस्ती दर पर पर्याप्त बिजली की व्यवस्था हो, जिससे डीजल पर निर्भरता कम हो। उम्मीद है कि बजट में किसानों पर खासकर करीब 11 करोड़ छोटे किसानों को सरकार प्राथमिकता देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। चलिए, इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी शैलेंद्र भतौरिया हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। और शैलेंद्र, जिस तरह से केंद्रीय मायनों में बहुत ज्यादा खास हो जाता है, उसी तरह से राज्य के लिए भी बेहद खास इस बार का बजट, क्योंकि इस साल ही चुनाव है मध्य प्रदेश में। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का जो बजट होगा सीधे तौर पर प्रभाव डालेगा मध्य प्रदेश पर भी। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर के महीने में चुनाव होने और चुनाव के साल में ये बजट आ रहा है, तो मध्य प्रदेश वासियों को पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के लिए इस बजट में बहुत कुछ खास होगा। सबसे अधिक अगर खास की उम्मीद है तो वो है किसानों को, क्योंकि किसान मध्य प्रदेश का ये उम्मीद लगाए बैठा है कि जिस तरीके से पहले भी कुछ सालों में ये देखने में आया कि किसानों को लेकर चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनका विशेष फोकस रहा है, क्योंकि किसानों की आय दुगनी करने की बात जो है वो सरकार के द्वारा की गई और ऐसे में जो उनकी लागत है उसको कैसे कम किया जाए, इस दिशा में सरकार लगातार काम भी करती है और उन्हें पूरी उम्मीद है, चाहे वह उनके उर्वरक के दामों को लेकर बात हो या फिर दूसरे अन्य जो उपकरण है जो कृषि के लिए वो खरीदते हैं उनमें उनको विशेष राहत मिले या फिर सब्सिडी जैसी कुछ चीजें हैं वो उनका दायरा बढ़ाया जाए। इसके साथ ही एक बात जो लगातार होती है कि जो डिफॉल्टर किसान है उनका ऋण किस तरीके से माफ किया जाए, यानी जो उनका मूल है वो केवल उनसे लिया जाए। उस तरह की तमाम जो योजनाएं किसानों के लिए है, किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने को लेकर भी कुछ किसानों के मन में ये है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री के सुझाव पर किसानों की सम्मान निधि बढ़ा दी जाए। हालांकि मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो मध्य प्रदेश के किसानों को सबसे अधिक सम्मान निधि मिलती है, क्योंकि 6,000 रुपए केंद्र सरकार और जबकि 4,000 रुपए राज्य सरकार देती है, 10,000 रुपए उनको मिलते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके लिए नाकाफी होते हैं, वो सोच रहे हैं कि इसमें कुछ ज्यादा मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो फसल बीमा योजना के तहत कई ऐसी फसलें हैं जिनको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी प्रस्ताव दिया गया था कि फूल और फल की फसलों को भी जो है वो फसल बीमा में शामिल किया जाए, तो हो सकता है कि उस तरह की फसल बीमा का दायरा भी किसानों के लिए बढ़ाया जाए। ये तो बात रही किसानों की। और उसके बाद अगर सबसे अधिक किसी वर्ग को उम्मीद है तो वो युवाओं को है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार लगातार 1 लाख लोगों को हर साल हर महीने रोजगार देने की बात करती है और उस दिशा में लगातार एमएसएमई के माध्यम से हो या फिर जो स्वरोजगार निधि के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन सरकारी नौकरियों की बात करें, उतनी नौकरियां मध्य प्रदेश के युवाओं को नहीं मिल पा रही है जितनी मिलनी चाहिए। तो युवाओं को ये उम्मीदें हैं कि पब्लिक सेक्टर में या फिर सरकारी डिपार्टमेंट में कुछ नई नौकरियों के सृजन पद जो है वो सृजित किए जाए, ताकि वह अधिक से अधिक लोग जो है वो रोजगार स्थापित कर पाए। इसके अलावा अगर बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास को लेकर मध्य प्रदेश के कोटे में बहुत अधिक चीजें पिछले साल भी देखने को मिली थी और उसी तरह इस बार भी ये उम्मीद है कि आम गरीब जो है जिनके पास अपनी छत नहीं है उनको छत देने का काम इस बजट में किया जाएगा, यानी आवंटन जो है वो अधिक से अधिक प्रधानमंत्री आवास को लेकर होगा। इसके अलावा नल जल योजना के तहत जिस तरीके से हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उस दिशा में लगातार बात करते हैं कि हर घर को साफ पानी पहुंचाना है, तो उसके लिए जो बजट है वो कई बार आड़े आ जाता है कि उतना बजट नहीं है। तो उम्मीद है कि इस बार के बजट में वो बजट को भी बढ़ाया जा सकता है, तो चाहे आधी आबादी की बात हो, युवाओं की बात हो या फिर व्यापारियों की बात हो, क्योंकि व्यापारी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार लगातार नए नए इंडस्ट्री क्लस्टर डेवलप करने की बात करती है। इसके साथ ही हाल ही में जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट हुआ और कई ऐसे व्यापारी हो जिन्होंने इन्वेस्ट करने का मन जो है मध्य प्रदेश में बनाया है, लेकिन उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हो, सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो, ऐसी तमाम जो चीजें हैं जो व्यापारियों को चाहिए, तो हो सकता है कि व्यापारियों को लेकर भी तमाम जो चीजें हैं वो इस बजट में हो, ताकि मध्य प्रदेश का जब बजट सामने आए तो उसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिले कि मध्य प्रदेश में चुनाव है और उसका लाभ भी मध्य प्रदेश की सरकार को इस बजट से मिल पाए। बिल्कुल, चलिए देखना होगा कितना लाभ मध्य प्रदेश को इससे होता है। शैलेंद्र, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो भोपाल से एक और बड़ी खबर आपके साथ साझा करें। कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। सीएम का अधिकारियों के साथ मंथन लगातार जारी है। सरकारी योजनाओं, प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं सीएम लगातार और अधिकारियों से फीडबैक भी
लगातार लिया जा रहा है कि जमीनी हकीकत इन तमाम व्यवस्थाओं की क्या है। तो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन, सीएम का अधिकारियों के साथ मंथन लगातार जारी। कल भी कॉन्फ्रेंस हुई और इस दौरान सरकारी योजना और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सीएम ने चर्चा की। अधिकारियों से लगातार सीएम शिवराज फीडबैक ले रहे हैं। आज भी कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी। क्या कुछ आज होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। सही कि शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। अगर कल की बात करूं तो सरकारी की जो योजनाएं हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में सुबह से लेकर शाम तक जो कलेक्टर्स हैं उनसे फीडबैक लिया। तमाम जो योजनाएं थी उनको लेकर बात की गई और आज जो है वो फोकस वो है वो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था है। यही कारण है कि आज जो आईएसपी है और आईजी है उनके साथ कॉन्फ्रेंस सीएम शिवराज सिंह सुबह 10:30 बजे से शुरू करेंगे, जो देर शाम 5 बजे तक लगभग चलने वाली है। और इस दौरान देर शाम मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री है वो भी इसमें शामिल होंगे। सबसे प्रायोरिटी पर है कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। इसके अलावा जिस तरीके से जो नशे के खिलाफ एक अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने छेड़ा था, किस जिले की क्या स्थिति रही और जिन जिलों ने बेहतर काम किया उनकी पीठ भी थपथपाने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। और जिन इलाकों में बेहतर काम नहीं हुआ है उनको आखिर कैसे बूस्टअप करना है, कैसे वहां पर बेहतर तरीके से काम हो, इस दिशा में जो है इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मंचों से देते रहते हैं, तो उनकी मंशा है कि स्थानीय जो अधिकारी है वो उनके निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। लेकिन कई इलाकों में ऐसा देखने में आता है कि बदमाश जो है उनके हौसले बुलंद होते हैं और वो पुलिस से खौफ नहीं खाते हो। तो ऐसे इलाकों में किस तरीके से जो बदमाश है उनको निस्तनाबूद किया जाए, इस सब दिशा में लगातार काम हो रहा है और उसी को लेकर आज ये बैठक आयोजित की गई। तो आज एसपी और आईजी से बात होगी और साथ में मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री भी शामिल रहेंगे। चलिए, यानी कि कानून व्यवस्था को लेकर फोकस आज रहेगा। शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। खेलो इंडिया का तीसरा दिन है। यूथ गेम्स लगातार जारी हैं। भोपाल, इंदौर समेत कई स्थलों पर मुकाबले शुरू हुए हैं। 11 फरवरी तक करीब 6000 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपना दमखम इन खेलों के दौरान दिखाएंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स तीसरा दिन मध्य प्रदेश में अलग अलग शहर जहां पर ये खेल आयोजित हो रहे हैं। और इधर भोपाल से एक और बड़ी जानकारी। व्यापम घोटाले को लेकर सजा का ऐलान हुआ है। बैतूल के पूर्व बीएमओ डॉक्टर पल्लव अमृतफले को सजा सुनाई गई है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। 7 साल की सजा का प्रावधान, 10,000 का जुर्माना लगाया है। पीएमटी 2019 की परीक्षा का यह मामला जिसमें धोखाधड़ी हुई। सॉल्वर को बैठाकर परीक्षा पास की गई। रीवा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की डिग्री भी ली और एसटीएफ ने इस मामले की जांच की थी और अब सजा का ऐलान हुआ है। और इधर इंदौर के मेघदूत उपवन घोटाले में जिला कोर्ट ने बीजेपी एससी मोर्चा के कोषाध्यक्ष सूरज कैरो समेत 9 को 3-3 साल की सजा सुनाई है। 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये घोटाला 23 साल पुराना, जिसकी लोकायुक्त ने शिकायत हुई थी। 2023 में ये शिकायत प्राप्त हुई और तत्कालीन महापौर और परिषद के सदस्यों ने पूर्ण रूप से विकसित मेघदूत उद्यान के सौंदर्यीकरण और विकास के नाम पर धोखाधड़ी की थी। और डिंडौरी के शोभापुर गांव में नर्मदा नदी पर प्रस्तावित अपर नर्मदा बांध परियोजना के खिलाफ कई गांवों के ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। बांध से प्रभावित होने वाले अनूपपुर और डिंडौरी जिले के कई गांव, जहां के ग्रामीण अब इसका लगातार विरोध जता रहे हैं। बांध निर्माण का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। ग्रामीण कलेक्ट्रेट भी पहुंचे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम यहां पर ज्ञापन सौंपा है। और मंडला जिले के सैकड़ों गांव में जनवरी महीने से ही पानी की विकट समस्या है और ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अपनी इस समस्या को लेकर ग्रामीण खाली बर्तन लेकर योजना भवन पहुंचे और पानी दो का नारा लगाने लगे। साथ ही साथ यहां पर जमकर प्रदर्शन किया। मामला घुघरी विकास खंड की ग्राम पंचायत नाहरवेली का। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से पानी की समस्या यहां पर बनी हुई है और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते। आते जाओ।
क्या समस्या है? पानी का बहुत समस्या है। नाहरवेली से आए हैं हम। पानी दूर है, हर एक टनल है पूरे मोहल्ला भर के। लड़ाई होते हैं, झंझट होता है, मैं आगुआ है मैं भरूं, मैं आगुआ है मैं भरूं। टाइट होता है नल और बहुत देर लगता है पानी। और हम पानी की समस्या लेके आए हैं हमारे मोहल्ला में। गांव में तो जैसे है तैसे वहाँ कुआं है, बावली है, जो भी नल योजना भी उधर बहुत कुछ आती है। हमारे मोहल्ला अभी की स्थिति में कुछ भी नहीं है, एक बूंद पानी। नाहरवेली ग्राम पंचायत से लोग आए हुए थे और उनकी शिकायत ये थी कि उनके गांव में बहुत दिन से काम चल रहा है, परंतु अभी पानी पहुंचाने वाला जो काम पूरा होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इसके लिए ईपीएचई को निर्देशित किया गया है कि उनका जो शिकायत है उसकी जो कार्रवाई है उसको जल्दी पूर्ण करवाएं और पानी की जो व्यवस्था है। और इधर सतना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां गेहूं भंडारण केंद्र पर मिलावट पर 5 विभागों की टीम ने भंडारण केंद्र पहुंचकर जांच की है। कर्मचारी ने के बयान दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि न्यूज 18 ने भंडारण केंद्र में सरकारी गेहूं में धूल और रेत मिलाए जाने की खबर दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने 5 विभागों की संयुक्त टीम बनाई और टीम भंडारण केंद्र पहुंची। वीडियो वायरल करने वाले कर्मचारी से भी बात की गई। 30 कुंटल 40 कुंटल मिट्टी पर डे डाली जाती है पर डे जी, पर डे हर एक बैग में। तुम क्या थे वहाँ पे स्टाफ? मैं स्टाफ में था सर, कंप्यूटर ऑपरेटर था, लेकिन लास्ट में जो सही हो पर मैं गौर नहीं किया था ना सर। 2 बार 3 बार अधिकारी से बोला, मैं कंपनी के ऊपर अधिकारी से बात किया, वो बोले 10 दिन का टाइम दो, मैं एक्शन लूंगा। और सीहोर में जिला प्रशासन ने एक बार फिर से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया और इस बार जिले की इच्छावर तहसील के गांव भाऊखेड़ी में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने गांव में चिन्हित किए गए लगभग 165 पक्के अतिक्रमण पर जेसीबी चलवा दी। दरअसल एमपीआरडीसी ने अमलाहा से धामंदा बाईपास सड़क की निर्माण प्रक्रिया शुरू की है और इसी के तहत इस गांव में 165 पक्के मकान चिन्हित किए गए हैं। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।